नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सीजेपी की चेतावनी, वादा खिलाफी पर फिर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। सीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट का चौथा दिशा निर्देश चिंता का विषय, सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को दी राहत, कहा निर्दोष छात्रों को तुरंत रिहा करें। प्रियंका राहुल ने नए शिक्षा मंत्री को घेरा, बोले बलात्कारियों का बचाव करने वाले। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की पहली अहम व्हाइट हाउस मुलाकात। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संगठन ने कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। सीजेपी ने कहा कि छात्रों को अब भी पुलिस परेशान कर रही है। कई प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर भी वापस नहीं हुई। संगठन ने साफ कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो आंदोलन फिर शुरू होगा। सीजेपी ने देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार अभिजीत दीपके ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आया। सीजेपी ने अदालत के उस हिस्से पर चिंता जताई है जिसमें सरकारों को एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। संगठन का कहना है कि जब तक छात्रों को राहत नहीं मिलेगी, आंदोलन का विकल्प खुला रहेगा। सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का चौथा दिशा निर्देश बेहद चिंता का विषय है। सीजेपी का कहना है कि इस आदेश से सरकारें पहले से दर्ज मामलों की जांच जारी रख सकती हैं और इसी का इस्तेमाल छात्रों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। सीजेपी का दावा है कि 25 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और किसी भी छात्र के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं होगी। इसी आश्वासन के बाद संगठन ने अपना देशव्यापी आंदोलन खत्म किया था। सीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर छात्रों के खिलाफ पुराने मामलों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कहना है कि इससे हजारों छात्रों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। उन फायदों को हासिल करने के लिए कोर्ट के आदेशों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देश के सामने एक पक्का वादा किया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। सीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार को 25 जुलाई के समझौते और उसके बाद हुई बातचीत की पूरी जानकारी थी, तब उसके वकीलों ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी। संगठन ने कहा कि अदालत का आदेश सरकार द्वारा दी गई सार्वजनिक गारंटी के विपरीत है और इससे युवाओं का भरोसा टूट सकता है। सीजेपी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सरकारों को हर हाल में एफआईआर जारी रखनी ही होगी। संगठन के अनुसार मामलों को वापस लेने या आगे कार्रवाई न करने का अधिकार अब भी सरकारों के पास है। सीजेपी ने कहा कि बिहार और असम सरकारें पहले ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और कार्रवाई नहीं करने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अन्य सरकारें भी यही कदम उठा सकती हैं। सीजेपी ने केंद्र और बीजेपी तथा एनडीए शासित राज्यों से मांग की है कि वो 25 जुलाई को किए गए समझौते की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें ताकि अदालत को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके। संगठन ने कहा कि सरकार के लिए अपनी गारंटी पूरी करने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है, इसलिए उसे तुरंत छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेनी चाहिए। इसने कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 25 जुलाई को किए गए समझौते का पूरी तरह पालन करना चाहिए। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर पुलिस छात्रों को परेशान करती रही तो संगठन फिर से सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न जारी रहता है तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन पर आदेश देते हुए बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष छात्रों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जिन छात्रों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें परेशान नहीं किया जाए। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौजूद सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। ये मामला छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान से मेरा अधिकार है। कोर्ट ने माना कि आंदोलन में बाहरी लोग भी घुस सकते हैं, लेकिन इससे छात्रों के अधिकार खत्म नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष छात्रों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना जांच का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने संकेत दिए कि जांच के लिए विशेष जांच दल बन सकता है। इसकी अगुवाई पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र और कई राज्यों से जवाब मांगा है। इनमें दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कोर्ट ने सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। ड्रोन वीडियो और बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी बचाकर रखने को कहा।
कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। सीबीआई ने दावा किया कि प्रश्न पत्र अंदर से लीक हुआ था। एजेंसी के मुताबिक एनटीए पैनल के एक सदस्य पर लीक का आरोप है। आरोप है कि प्रश्न पत्र पहले एक कोचिंग संचालक तक पहुंचाया गया। सीबीआई का कहना है कि एक अस्पताल परिसर का इस्तेमाल भी हुआ, वहीं से केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। जांच में कई शिक्षक और छात्र गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारियां कई राज्यों से हुई हैं। सीबीआई ने दावा किया कि पेपर लीक से कई छात्रों ने आत्महत्या की। एजेंसी के अनुसार सरकार को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि 20 जुलाई को छात्रों पर लाठी, आंसू गैस और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई, अब वो अभी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका ने पूछा क्या छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों छात्र गांधी जी के रास्ते पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे। सरकार को युवाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी बात सुननी चाहिए। प्रियंका ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। इससे 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अब तक किसी बड़े दोषी या पेपर लीक माफिया को सजा नहीं मिली। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जेनजी का भरोसा जीतने की सलाह भी दी। प्रियंका ने कहा कि आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिन्होंने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई पर खुशी जताई थी। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तुरंत खड़े हुए। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर किसी की चरित्र का हत्या करने जैसा है, ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि प्रियंका गांधी का बयान सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रहलाद जोशी के बयान की न्यूज लिंक शेयर करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय के लिए सरकार ने गलत फैसला लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि नए शिक्षा मंत्री ने दुष्कर्म के दोषियों का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना बेहद चिंताजनक है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कई दूसरे विकल्प थे। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार ओडिशा पहुंचे। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई मंत्री और विधायक भी स्वागत के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी के समर्थन में नारे लगे। समर्थकों ने प्रधान का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। हाल ही में उन्होंने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे से पहले देश भर में छात्र आंदोलन तेज हो गया था। इससे पहले संसद में भी बीजेपी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का हीरो जैसा स्वागत किया था और अब ओडिशा में भी। शरद पवार ने एनसीपी के विलय के अटकलों पर विराम लगा दिया है। शरद पवार ने साफ कहा कि दोनों एनसीपी के विलय का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। पिछले कुछ दिनों से विलय की चर्चा तेज हो गई थी। कहा जा रहा था कि दोनों दल फिर साथ आ सकते हैं, लेकिन शरद पवार ने इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो समय अब निकल चुका है। पार्टी नेताओं का भी कहना है कि विलय की संभावना फिलहाल नहीं है। हाल ही में पार्थ पवार ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें और बढ़ गई थी, लेकिन पार्टी ने कहा यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी को भी संयोग बताया गया। असम में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया है। मंगलवार को 7 और लोगों की मौत हुई। सभी मौतें शिवसागर जिले में दर्ज की गई। राहत की बात यह है कि प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। अब करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फिर भी 7 जिले अब भी पानी में डूबे हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में है। इसके बाद शिवसागर और जोरहाट का नंबर आता है। कई गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राहत शिविर में हजारों लोग रह रहे हैं। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। धानसिरी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी में डूबी हुई है। सरकार और राहत एजेंसियां लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। ईरान युद्ध के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की पहली मुलाकात हुई। यह बैठक व्हाइट हाउस में करीब 1.5 घंटे चली। व्हाइट हाउस ने इसे सकारात्मक और उपयोगी बताया, लेकिन बैठक से पहले तनाव के संकेत भी मिले। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पिकएक्स पर्वत की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि ईरान वहां जो कर रहा है वो बड़ी समस्या नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू ने इस मुद्दे में जुड़े रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने देश में चुनावी दबाव झेल रहे हैं। वहीं ट्रंप पर भी युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में महंगाई और आर्थिक असर बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात आगे की रणनीति के लिए अहम मानी जा रही है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.